हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में फ्रिक्शन किया था। आज हम उसके कुछ एक टॉपिक्स और करते हैं आगे स्टार्ट। तो जैसे हमारे पास फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का क्वेश्चन एक ऐसे भी बन के आ सकता है कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एवल, वी विल एक्सप्लेन। ठीक है, या फिर ऐसे आ जाए डिस्कस टू एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, 2, 3, 4 कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यानी सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नेसेसिटी की यानी एडवांटेजेस की फ्रिक्शन की, तो क्या है। देखो, जो वॉकिंग है, वॉकिंग इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, हम ग्राउंड में और हमारे पाँव के बीच में फ्रिक्शन है तभी तो हम चल पाते हैं। ठीक है, तो यानी आप ये लिख सकते हो, मैं सिर्फ वॉकिंग लिख रही हूँ यहाँ पर वॉकिंग, लेकिन आप पूरी लाइन लिखना एज द फ्रिक्शन, या फिर इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड द फीट दैट वी आर एबल टू वॉक, या वॉकिंग इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द फीट। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास ब्रेक्स ऑफ व्हीकल। जो ब्रेक्स ऑफ व्हीकल हैं दैट कैन नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन के बिना काम नहीं कर सकते। ब्रेक्स ऑफ व्हीकल, राइट, ब्रेक ऑफ व्हीकल कैन नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, थर्ड हमारे पास आ जाता है जो मशीन्स हैं। मशीन्स के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो रोटेट किसकी वजह से करते हैं, क्योंकि बेल्ट और पुली के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो आप ये भी कह सकते हो। और जो व्हीकल के टायर्स होते हैं दैट आर मेड टफ रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, उसको हम रफ क्यों बनाते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। चलो वो तो अलग चीज़ हुई। मैं अगर यहाँ पे लिख रही हूँ, ये भी किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से है। राइटिंग है ना, ये भी किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो ऐसे बहुत से हमारे डेली लाइफ में है यूज़ जो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से। यानी ये तो हमारी क्या होगी, एडवांटेजेस हो गई। लेकिन डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। यानी ये तो नेसेसिटी की बात होगी, ये आ गई एविल की बात। फर्स्ट क्या है, वियर एंड टेयर ऑफ मशीनरी। मतलब मशीनरी फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, कहते हैं ना, घिसते जाते हैं उसके व्हीकल्स के। जो जैसे टायर है, टायर क्या होते जाएंगे, घिसते जाएंगे। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए बहुत सारी हमारी पावर वेस्ट होती है। यानी अगर फ्रिक्शन ना होता तो पावर कम यूज़ होती है ना। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, large amount of power is wasted in overcoming friction। यानी आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि एफिशिएंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फ्रिक्शन डिक्रीजेज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में मतलब क्षमता, पावर। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या हो जाता है, एक्सेसिव फ्रिक्शन मे बी प्रोड्यूस इनफ हीट और इट कैन डैमेज टू द मशीनरी। भाई फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या है, घर्षण है, दो चीज़ें घिसती हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हीट प्रोड्यूस हो सकती है और उसकी वजह से मशीनरी क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो एक्सेसिव फ्रिक्शन बिटवीन, कोई से भी पार्ट लिख दो, मैं रोटेटिंग लिख रही हूँ, रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन produce enough heat and cause damage to machinery, right। तो ये हमारे पास हैं जो क्वेश्चन के हिसाब से हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख दिए। ठीक है, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पे हमें फ्रिक्शन चाहिए, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे फ्रिक्शन कम चाहिए। तो यानी हमें मेथड्स भी पता होने चाहिए कि कैसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू या डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फर्स्ट मेथड बाय पॉलिशिंग,
बाय पॉलिशिंग, यानी जो कांटेक्ट में सरफेसेस आए हैं जहाँ पे बम्प्स या डिप्रेशंस बन रहे हैं उसको क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। और वो कैसे रिड्यूस होंगे, बाय पॉलिशिंग, पॉलिश कर दो, उस पार्ट को स्मूथ बना दो, है ना। या फिर आप कह सकते हो लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब तो आप समझते ही हो, यानी जो डिप्रेशंस थे कांटेक्ट में, जो दो सरफेसेस थे उसको क्या कर दिया, लुब्रिकेंट, यानी ऑयल लगा दिया, लगा लो तेल लगा दिया हमने, लुब्रिकेंट बना दिया ना, चिकनाहट होनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारे पास स्ट्रीमलाइनिंग। ये नया वर्ड हो में भी आपके लिए। स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब है शार्प इन फ्रंट, यानी शेप को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, मतलब फ्रंट से उसको क्या कर रहे हैं, तीखा बना रहे हैं, शार्प बना रहे हैं। तो उस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन एयर, जैसे आपने देखा होगा एरोप्लेन जो होता है उसके आगे से ऐसे बना होता है ना, वो किस लिए बना होता है, प्रॉपर नहीं बनाया हुआ ना, ऐसे तिखा बना होता है। मतलब वो क्यों बना होता है, ताकि फ्रिक्शन को क्या कर सके, एयर फ्रिक्शन को क्या कर सके, हम रिड्यूस कर सकते। ठीक है, ऐसे ही अब अगर मान लो मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन बताने हो हमें, फ्रिक्शन को आप इंक्रीज कैसे करोगे, बाय मतलब सैंड इज थ्रोन ऑन ट्रैक, कवर्ड विद स्नो, वो क्या करेगा, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देगा। जैसे रेनी डे है, रेनी डे में भी हम क्या कर सकते हैं, सैंड स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये भी लिख सकते हो, कवर्ड विद ऑन ट्रैक, कवर्ड विद स्नो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेनी डे का। अगर मैं बताऊं, रेनी डे में हम क्या कर सकते हैं, वी थ्रो सम सैंड ऑन स्लिपरी ग्राउंड। ठीक है, थर्ड आप लिख सकते हो, ट्रेडिंग ऑफ टायर्स, मतलब जो टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग है उस टाइम पे हम जो यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स हो जिसका, है ना, उनको हम यूज़ करें इंस्टेड ऑफ नेचुरल रबड़, सिंथेटिक रबड़, राइट। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्वेश्चन ये बन सकता है आपके पास, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, और यू कैन ऑल्सो आस्क गिव सम एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक ऐसा फोर्स होता है जिसकी वजह से बॉडी एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या करती है, मूव करती है। यानी अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो इसकी तो आप कैसे लिख सकते हो, अ फोर्स, बड़ी सिंपल से लिखवाऊंगी, अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव along a circular path with uniform speed is called centripetal force। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये हमेशा याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, along the radius, it always acts along the radius and towards the center of circular path, क्लियर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन ड्राइव करो। हमने सपोज करो क्या किया, एक बॉडी मानी जिसका मास क्या है, m, वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है जिसकी रेडियस क्या है, r, किस स्पीड के साथ घूम रही है, यूनिफॉर्म स्पीड v। ठीक है, अब देखो लगातार इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लगातार डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज है। यूनिफॉर्म स्पीड है, माना कांस्टेंट है स्पीड, बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। दैट मीन्स देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ड, अंदर की साइड होगी, है ना,
अंदर की साइड होएगी, ऐसे होएगी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। क्या बोलेंगे इसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ठीक है। वैसे ये डिटेल में हम अपने 4th यूनिट में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो हमारे पास एक्सेलेरेशन क्या आएगा यहाँ पर, v²/r, ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा, जो मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी कराया हुआ है। इक्वल टू किसके होएगा, ω²r। क्यों, क्योंकि v किसके इक्वल होता है, r ω के, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएं, फोर्स क्या होता है m में, तो ये क्या बनेगा, mv²/r, और यू कैन से mr ω², ठीक है। अब ये इसका एक्सप्रेशन आ गया। एग्जाम्पल की बात आए, एग्जाम्पल पूछ लिया जाए अगर आपसे, एग्जाम्पल क्या कह सकते हो, जैसे हम सर्कल के अंदर किसी स्टोन को रोटेट करवा रहे हैं, तो जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर आप कह सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट, यानी प्लैनेट अराउंड द सन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उनके बीच में क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो किसकी वजह से आया, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय सन ऑन प्लैनेट। लिख देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट आप एग्जाम्पल इसका लिख सकते हो, फॉर अ स्टोन रोटेटेड इन अ सर्कल द टेंशन in the string provides centripetal force, ठीक। सेकेंड हम लिख सकते हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स, CF लिख देती हूँ, फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट around sun is provided by gravitational force exerted by sun on planet, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिख दें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा। एक नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में देखना लिखा हुआ है, व्हीकल ऑन अ सर्कुलर रोड, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन कैसे बनता है, पहले मैं ये क्वेश्चन ही लिख देती हूँ। उसका क्वेश्चन बनता है ऐसे, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ circular motion of a car in circular horizontal track of radius r suppose the static friction between car tires and road along the surface is μs, ये साइड में लिख दिया, ठीक है। ऐसा कुछ आ जाता है आपके पास, यानी ये एक्चुअल में टॉपिक क्या है, कार ऑन अ सर्कुलर लेवल रोड, टॉपिक ये है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, देखो बेटा, जब कार सर्कुलर लेवल रोड पे मूव करती है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है रोड और टायर्स के बीच में, दैट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द कार इन मोशन अराउंड द कर्व, यानी कर्व में रहने के लिए, मोशन में रहने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं, हमारी ऐसे होती है सर्कुलर रोड, ठीक। आपने देखा होगा, मैंने कहा इन ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक, है ना, हॉरिजॉन्टल ट्रैक, मैंने ये हॉरिजॉन्टल उसका ट्रैक मान लिया, ठीक है। इसके ऊपर है कोई गाड़ी, बड़ी सुंदर गाड़ी नहीं है, हाँ, ये है कोई गाड़ी, ठीक है, मैंने वैसे बना दिया। ये है सबसे पहले कार का वेट, इसमें हम पहले ये देखेंगे कि फोर्सेस कैसे एक्ट करेंगे। सबसे पहले बात आती है कार के वेट की। वेट किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यानी हमने क्या किया, कार कंसीडर की जिसका वेट क्या है mg,
जो सर्कुलर रोड पर रेडियस आर स्पीड v के साथ मूव कर रही है। अब जब कार टर्न लेगी तो टायर और रोड्स, ध्यान से सुनना, वाइल टेकिंग द टर्न द टायर्स ऑफ कार टेंड टू लीव द रोड, उस रोड को छोड़ के गो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व, सेंटर से गो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्व, सेंटर है जो कर्व का उससे दूर जाने की जाएगी, कोशिश करेगी जाने की। अब यहाँ पर देखो, मैंने कहा पहले हम फोर्सेस की बात करते हैं, मैं इन टायर्स की बात कर रही हूँ पहले, ठीक है। इन टायर्स की क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा रोड और टायर्स के बीच में, करेगा। ये जो सर्कुलर रोड है मैंने मान लिया इसका सेंटर है O, ठीक है, सेंटर क्या है O, तो इसकी रेडियस कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी हुई R, कितनी हुई रेडियस R, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स कौन कौन से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक तो F1 इसका इनर और एक आउटर, दो एक्ट करेंगे, इनर और आउटर, F1 और F2। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 एंड F2 एक्ट इनवर्ड एट द इनर एंड आउटर टायर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब लॉ ऑफ फ्रिक्शन हमने क्या पढ़ा था, F इज इक्वल टू म्यू आर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास F1 कितना आएगा, म्यू R1, और F2 कितना आएगा, म्यू R2, यही बनेगा। F1 कितना आएगा, म्यू R1, और F2 कितना आएगा, म्यू R2, ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ पे, इनका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में R1 है, इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है R2, ये दोनों मिलके इस वेट को बैलेंस कर रहे हैं, क्या बनेगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना आया mg, R1 प्लस R2 कितना आया mg। अब हम मान लो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करते हैं। टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा हमारे पास, टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा हमारे पास F1 प्लस F2, तो हमारे पास टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हुआ F1 प्लस F2, दोनों में म्यू कॉमन है, क्या बना R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। यानी कार को रोड पर रहना है, उसके लिए मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है या तो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए या सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। अगर कम हुआ फिर भी वही बात है, बैलेंस तो बिगड़ेगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास, मैं लिख देती हूँ लाइन, फॉर द कार to stay on the ground, on the road, maximum force of friction must be equal to or greater than द सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना था mv स्क्वायर बाय r, यानी हमारे पास क्या आया, जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है ये तो ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए mv स्क्वायर बाय r से। mm मुड़ गया, g को नीचे ले आओ तो क्या बना v स्क्वायर बाय rg लेस देन इक्वल टू म्यू, तो v स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू rg, ये आया हमारे पास। यानी कार की मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि वो सेफली टर्न ले सके, म्यू आर जी। यानी अगर इससे एक्सीड की ना तो कार या तो स्लिप हो जाएगी या रोड से, यानी जो रेडियस है उससे ज़्यादा रेडियस से आगे चली जाएगी, मतलब रोड से नीचे उतर जाएगी लगा लो, क्योंकि जो मैक्सिमम हमने फ्रिक्शन कहा है वो इनसफिशिएंट है टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो इतना ही रहना चाहिए अपने, क्लियर है ये टॉपिक। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, बैंकिंग ऑफ रोड्स का है क्वेश्चन, जिसमें आपके पास क्वेश्चन सिलेबस में दिया हुआ है व्हीकल ऑन अ बैंक रोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज मीन्ड बाय बैंकिंग ऑफ रोड, लिख लेना, व्हाट इज मीन्ड बाय बैंकिंग ऑफ रोड, व्हाट इज द नीड फॉर बैंकिंग अ रोड, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड with which a vehicle can safely take a turn on curved road banked at an angle
थीटा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने वही लिया है म्यू, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या लिया है हमने, म्यू लिया है। तो सबसे पहले बात आती है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है, देखो बैंकिंग ऑफ रोड क्या है, ऐसे बनी होती है ना, अभी अभी ये कराया था हमने, ऐसे बनी होती है ना रोड। द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड अबाउ इट्स इनर एज। इनर एज से ऊपर आउटर एज का ऐसे उठा हुआ होना, उसको हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड, ठीक है। और आउटर एज जो है वो इनर एज के ऊपर कितने एंगल से रेज किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या कहते हैं उसको, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डेफिनेशन लिखनी हो, इसको लिख सकते हो, द सिस्टम ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड above its inner edge is called banking of road. Banking of curved road. Banking angle पूछ ले, the angle through which outer edge of curved road is raised above inner edge is called angle of banking, ठीक है, क्लियर। अब एक्सप्रेशन करते हैं। नेसेसिटी बाद में बताऊंगी मैं आपको, नेसेसिटी जो करनी है सबसे पहले हम एक्सप्रेशन फाइंड करें, यानी सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन बैंक रोड। यहाँ पे भी हमने वही करना है, एक कार कंसीडर करनी है, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा हम जी। वो जो बैंक रोड है आर रेडियस के ऊपर मूव कर रही है विद स्पीड v, ठीक है। बैंक एंगल कितना लिया हमने, थीटा। चलो जी, पहले तो हॉरिजॉन्टल लिया था ना हमने, ये तो हमारा पास हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। ये इतने एंगल पे सपोज करो रेज किया गया है थीटा। ये हमारे पास है कार, फिर वही कार बनाएंगे हम, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या है, वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। वेट क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, है ना। वेट क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, वेट है एम जी। क्लियर है, समझ आए। तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन जो है, देखो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हुआ, एंगल थीटा से घूम गया, एंगल थीटा से घूम गया, यानी इसके साथ एंगल क्या बना रहा है, वो थीटा। तो थीटा एंगल पे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होंगे, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। जिसके साथ एंगल होता है वो कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल पार्ट आर कोस थीटा, और ये क्या होगा, आर साइन थीटा, ठीक है। क्लियर है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एक्ट करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ, टायर्स और रोड के बीच में। अब ये भी एंगल थीटा पे है, तो ये भी तो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होने चाहिए। अरे होने चाहिए, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होने चाहिए, ये भी तो एंगल पर है ना, किसी एंगल पर है। तो कौन कौन से होंगे, एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा। यानी अगर ये ऐसे है फोर्स एफ, ठीक है, ये एंगल बना रही है, इसके साथ सपोज करो थीटा, तो ये बनेगा एफ कोस थीटा, ये क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइन पे। अब दोनों को अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है, इक्वेट करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन को। एफ कोस थीटा आर साइन थीटा, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गए इसके। तो इक्वेट करोगे तो क्या बनेगा, आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, दो एक ही साइड एक्ट कर रहे हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स किधर एक्ट करेगा, रेडियस की तरफ इनवर्ड, तो एम वी स्क्वेयर बाय
आर, यही बनेगा, यही बनेगा, है ना। आर जो है, आर कोस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी बनेगा। या फिर अभी ऐसा करो, ये आ गया हमारे पास, दूसरा पार्ट वर्टिकल पार्ट करते हैं। ये तो एक्ट कर रहा है एम जी, ये वाला कर रहा है एफ साइन थीटा, ये कर रहा है एम जी, ये कर रहा है एफ साइन थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, आर कोस थीटा। तो क्या बनेगा यहाँ, एम जी प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब एफ तुम्हें पता है किसके इक्वल होता है, म्यू आर। एफ किसके इक्वल होता है, म्यू आर के इक्वल होता है। या फिर अभी रहने दो उसको, इसको उधर ले जाओ, क्या बनेगा, आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को डिवाइड करो 2 से, इक्वेशन 1 को डिवाइड करो 2 से, क्या बनेगा, आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा डिवाइडेड बाय आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। एम एम कैंसिल, तो क्या बचा, वी स्क्वायर बाय आर जी। अब न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड को आर कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर कोस थीटा ले लो कॉमन, इसमें से कोस थीटा कॉमन लिया तो क्या बनेगा, आर साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस एफ, यही बनेगा, है ना, यही बनेगा। आर भी ले लिया मैंने, सपोज करो कॉमन, आर यहाँ चला गया, डिवाइड में आर आ गया। ऐसे ही नीचे वाले में से आर कोस थीटा बाहर लिया, क्या बचा, 1 माइनस एफ बाय आर साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू क्या बना, वी स्क्वायर बाय आर जी। कैंसल, साइन थीटा बाय कोस थीटा टेंजेंट थीटा प्लस एफ बाय आर। एफ किसके इक्वल होता है, डायरेक्ट पुट कर देती हूँ, म्यू आर बाय आर ओवर 1 माइनस म्यू आर बाय आर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या बना, वी स्क्वायर बाय आर जी। आर आर कैंसल, टेंजेंट थीटा प्लस म्यू ओवर 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो वी स्क्वायर हमारे पास कितना आया, आर जी म्यू प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। तो वी कितना बन गया, रूट ले लें, रूट आर जी म्यू प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस म्यू टेंजेंट। देखो इसमें स्पेशल केस भी बोल सकता है वो कहता है कि रोड और टायर के बीच में कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, सपोज करो, तो यहाँ पे म्यू कितना हो जाएगा, 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये टेंजेंट थीटा बनेगा। तो यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू रूट आर जी टेंजेंट थीटा। ये किसके लिए केस बोल रही हूँ मैं, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स, जब रोड और टायर के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। क्लियर है, समझ आई ये बात। अब बात आती है नेसेसिटी की कि भाई सर्कुलर रोड को हमने बैंक क्यों किया। देखो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, वो क्या कर रहा है, डायग्राम पे चलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, वो क्या कर रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है व्हीकल को मूव करने के लिए अलोंग द कर्व्ड पाथ। ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है टायर्स के, भाई फ्रिक्शन की वजह से टायर्स, मैंने कहा था ना, घिस जाते हैं, तो वियर टियर को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है ना। तो इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कर्व्ड नहीं होती तो क्या होता है, मैक्सिमम यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसने क्या किया है, फ्रिक्शनल नॉर्मल रिएक्शन के पार्ट ने दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जर्ट किया है, लेकिन फिर क्या होता है, ये जो फ्रिक्शन है ये क्या होता है, इसको इंक्रीज़ होना पड़ता, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए इसको इंक्रीज़ होना पड़ता। अब ये इंक्रीज़ होता तो ऑब्वियस है ज़्यादा फ्रिक्शन से टायर क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, घिस जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आर साइन थीटा इसी की डायरेक्शन में, दोनों क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं, इसका कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ये है, ये दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए, इन दोनों ने मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया, है ना। तो ये रीज़न है हम इस रोड को क्या करते हैं, सर्कुलर रोड को बैंक करते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, when the circular road is banked, the horizontal component of normal reaction of rod provides centripetal force for the vehicle to move it along the curved path,
विच रिड्यूस वियर टियर ऑफ टायर्स। ठीक है, क्लियर। अब इसकी असाइनमेंट्स आएगी आपके पास इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे 3rd यूनिट होगी आपकी ख़त्म। असाइनमेंट करने के बाद हम 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।